वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशो अकेडमी। आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक पॉलिटिक्स इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का चैप्टर सेकंड द एंड ऑफ अ बायोपोलैरिटी करने जा रहे हैं डिस्कस। ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे दो इमेजेस दी गई हैं, तो हम इस इमेजेस के थ्रू देख लेते हैं एक बार कि चैप्टर कैसा है। देखो, एंड ऑफ अ बायोपोलैरिटी, इसका मतलब क्या है कि टू बायोपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या था कि एक तरफ जो कम्युनिस्ट था यूएसएसआर उसका होना और एक तरफ कैपिटलिस्ट यूएसए का होना। ठीक है, तो 1991 के अंदर जो यूएसएसआर था उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है 15 स्टेट्स के अंदर, जिसकी वजह से यूएसए एक सुपर पावर के रूप में सामने आता है और जो वर्ल्ड होता है वो बायोपोलर से यूनिपोलर हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे शुरू करते हैं। देखो, जो वर्ल्ड था उसके बायोपोलर होने की वजह क्या थी? उसकी वजह थी फॉर्मेशन ऑफ अ वॉल ऑफ बर्लिन। क्या हुआ था 1961 में जो यूएसएसआर था उसने एक बर्लिन की दीवार खड़ी करी थी, और वो बर्लिन की दीवार इसलिए खड़ी की गई थी ताकि वो जो वेस्ट की कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका जैसी कंट्रीज, कैपिटलिस्ट कंट्रीज, उनको वो अपने देशों में आने से रोक सके। तो इसके लिए यूएसएसआर ने क्या किया था, एक 150 किलोमीटर लगभग लंबी एक वॉल क्रिएट करी थी, जिस वॉल से उसने एक ब्लॉकेड तैयार किया था, और वो ब्लॉकेड किसके लिए था? कैपिटलिस्ट अमेरिका के लिए था। और यही वो सबसे बड़ी वजह थी जो कोल्ड वॉर के रूप में सामने आई। ठीक है, तो कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग होने की वजह क्या थी? जैसे कि हमें पता है कि न्यूक्लियर वेपन का राज हाइड करके रखना अमेरिका द्वारा, बट उससे बड़ी वजह ये थी वॉल ऑफ बर्लिन का बनाया जाना यूएसएसआर द्वारा। अच्छा, जैसे कि इस इमेज में वॉल ऑफ बर्लिन को दिखाया गया है बनाते हुए, इस इमेज में दिखाया गया वॉल ऑफ बर्लिन का डिसइंटीग्रेशन करते हुए, गिराते हुए। तो याद रखना 1989 में जो वॉल ऑफ बर्लिन थी उसे गिराया किसके द्वारा गया था? उसे यूएसएसआर की जो जर्मनी की पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी की, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की जो आम जनता थी उसके द्वारा वॉल ऑफ बर्लिन को गिराया गया था, याद रखना। और जैसे ही वॉल ऑफ बर्लिन का डिसइंटीग्रेशन होता है, जैसे ही वो गिर जाती है, उसके बाद कोल्ड वॉर भी लगभग खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके 2 साल बाद ही यूएसएसआर ऑफिशियली अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर देता है। अच्छा, हम बात करते हैं कि जो सोवियत सिस्टम था वो कैसा सिस्टम था। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया है, जो सेकंड चैप्टर है, इसके अंदर 2 ही कंट्रीज हैं, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ यूएसएसआर है। तो अमेरिका के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और करेंगे भी, बट इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में यूएसएसआर के बारे में है, तो हम यूएसएसआर के बारे में बात कर लेते हैं कि जो यूएसएसआर था वो सोवियत सिस्टम को फॉलो करता था, और ये सोवियत सिस्टम कैपिटलिज्म के जो आइडियल्स थे उसको हेट करता था। यानी जैसे कि आपको पता है कि कम्युनिज्म में क्या होता है, सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में होती है, और गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपनी मर्जी से रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं, और जिस रिसोर्सेज को जहां लगाना है वहां पे उसे लगवाते हैं एज पर देयर ओन नीड। ठीक है, बट कैपिटलिज्म में क्या होता है कि रिसोर्सेज इन हैंड ऑफ अ इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स जो चाहे वो उस रिसोर्सेज से कर सकते हैं। तो यूएसएसआर के अंदर जो रिसोर्सेज थे, सारे रिसोर्सेज किसके हाथों में होते थे? गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट डिसाइड करती थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, सो दैट वो क्या कर सके, अपनी सोसाइटी का वेलफेयर कर सके। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है कि जो यूएसएसआर था उसकी जो इकोनॉमी थी वो क्या थी? वेल प्लान इकोनॉमी थी, अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट थी। मतलब यूएसएसआर के अंदर कहा जाता है कि ऐसा कोई पर्सन नहीं था जो बेरोजगार हो, जो अनएम्प्लॉय हो, यानी सभी को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई थी। और सबको एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगी? जब सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी। ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। जो यूएसएसआर था वहाँ पे सिंगल पार्टी का डोमिनेंस था, यानी आपको पता है कि यूएसएसआर के अंदर एक ही पार्टी थी, और वो पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी जो चाहे वो करती थी अपनी मर्जी से, उस पार्टी को कोई रोक नहीं सकता था। सिंपल सी बात है, अगर पार्टी एक होगी तो लोग आवाज़ कैसे उठाएंगे, और जब पार्टी एक होगी तो पर्सन भी एक ही आएगा एज अ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। अच्छा, द लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हमने बात करी थी कि यहाँ पे बेरोजगारी ना के बराबर थी, सभी को रोजगार मिला हुआ था, क्योंकि सारे रिसोर्सेज किसके हाथ में थे? गवर्नमेंट के हाथ में थे। अगर रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में होंगे तो गवर्नमेंट उसे अपनी मर्जी से यूज़ करेगी। तो इसकी वजह से यूएसएसआर के अंदर बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। ठीक है। अच्छा, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ अ लिविंग फैसिलिटी, जैसे कि आपको पता है अगर कोई कंट्री है और अगर रिसोर्सेज उस कंट्री के हाथ में है सारे, तो वो कंट्री सबसे पहला काम क्या करेगी? अपने नेशंस के जो लोग हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उसे पूरा करने का काम करेगी। जैसे क्लॉथ हो गया,
ठीक है, मेडिसिन हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। तो यूएसएसआर के अंदर इन सारी बेसिक चीज़ों को वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा पूरा किया जाता था, जिसकी वजह से सबों की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो रखी थी। ओके, अगला देखते हैं हम क्या है कि एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम था। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब जैसे कि यूएसएसआर के अंदर अगर एक मैसेज को पूरी कंट्री में फॉरवर्ड करना है तो बड़ी इजीली से फॉरवर्ड हो सकता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, ऑलमोस्ट जो वहाँ पे कंट्री के अंदर लोग थे वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पर रिलायबल थे, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को मानते थे। हमारे जैसे आपको पता है, अगर हमारे पीएम को कुछ कहना होता है तो पीएम क्या करते हैं, एक लाइव कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और जिसके बाद पूरा इंडिया उस मैसेज को समझ जाता है। ऐसा ही काम पे होता था, यूएसएसआर के अंदर होता था कि वहाँ की जो भी वहाँ का गवर्नमेंट चाहता है वो वहाँ की गवर्नमेंट कर सकते हैं और वहाँ की जनता को उसे मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा किस वे में था कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, सारे एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट के हाथ में थे, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि हमें किस वर्क को कैसे करना है, तो जिसकी वजह से इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, ओके, स्टेट का कंट्रोल था ऑल द रिसोर्सेज के ऊपर, जितने रिसोर्सेज थे ना सब पे स्टेट का गवर्नमेंट था, यानी स्टेट डिसाइड करती थी किस तरह से एजुकेशन होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी कैसे एलोकेट होनी चाहिए, किस तरह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, यानी ए से लेके जेड तक जितने वर्क होते थे वो सारे किसके द्वारा डिफाइन किए जाते थे, वो सारे गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन किए जाते थे। ठीक है, जिसकी वजह से जो सोवियत यूनियन था वो काफ़ी अच्छा वर्क कर लेता था और वहाँ की जनता भी हैप्पी रहती थी। अच्छा, 8% हैविंग अ फ्रीडम। अब यहाँ पे क्या था ना, लोगों को, ये शुरुआत की बात है, बाद में तो इनसे फ्रीडम लिबर्टी छीन ली गई थी। यहाँ पे लोगों को अच्छी खासी फ्रीडम थी। ठीक है, फ्रीडम क्यों? अच्छा देखो, अगर सब कुछ गवर्नमेंट आपके लिए कर ही रही है तो आपको ज़्यादा एफर्ट तो करने नहीं पड़ेंगे, और जब आपको ज़्यादा एफर्ट करने नहीं पड़ेंगे तो आप किसी भी काम को क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो ऐसा ही कहाँ पे होता था यूएसएसआर के अंदर कि लोगों को एफर्ट करने ही नहीं पड़ते थे, सारे काम गवर्नमेंट करके दे रही थी और ये सब के सब क्या थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे अपने आप में। ठीक है, ओके, कम्युनिस्ट पार्टनरशिप। अब यहाँ पे क्या, सॉरी, कम्युनिटी पार्टनरशिप। यहाँ पे क्या था कि जो समुदाय होता था ना, कम्युनिटी, ये लोग आपस में मिलकर वर्क करते थे। मतलब इन लोगों में ये चीज़ तो फील होती थी इन्हें कि जो भी रिसोर्सेज है वो एक के नहीं सबके हैं। जैसे कि आपको पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ये हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसएसआर, रूस से लिए हैं। तो रूस में ना ये चीज़ काफ़ी अच्छी देखी जाती है कि जो लोग होते हैं ना वो अपनी ड्यूटीज़ को ज़्यादा अच्छे से करना पसंद करते हैं। वो ये नहीं मानते कि हमारा फंडामेंटल राइट है, वो ये मानते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। क्योंकि जब हमारे ऊपर राइट लगाए जाते हैं तो वो थोपे जाते हैं, उसके लिए हम बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, और जब ड्यूटीज़ होती हैं तो उसके लिए हम दिल से उस वर्क को पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको पता है ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप रोड पे गाड़ी चला सकते हो। ठीक है, अब आपका फंडामेंटल राइट कहता है कि आप 40 की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी तेज मत चलाओ, और आपका फंडामेंटल राइट ये तो नहीं कहता कि अगर सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसे प्रॉब्लम है तो आप गाड़ी रोक दो, पहले उसे जाने दो, ऐसा तो आपका राइट नहीं कहता। बट ये आपकी ड्यूटीज़ बनती है कि अगर सड़क पे कोई जानवर चल रहा है तो आप उसे साइड करो फिर आप गाड़ी चलाओ, या कोई ओल्ड एज पर्सन है आप उसे जेब्रा क्रॉसिंग से पास करवा दो। तो ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, ये कोई आपको सिखाएगा नहीं। ड्यूटीज़ वो होती हैं जो दिल से निकलती हैं, बाय हार्ट, और राइट्स वो होते हैं जो फोर्स किए जाते हैं। तो यूएसएसआर एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे राइट्स की जगह ड्यूटीज़ को ज़्यादा फॉलो किया जाता था। ओके, अच्छा, 10 पॉइंट क्या है कि यूएसएसआर का विजनरी होना, यानी ये ना एक तरह से यूटोपिया में भी रहते थे, यानी ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर को लेके सोचते थे। ठीक है, कि हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है, आने वाले गोल्स को भी डिसाइड किया करते थे कि हमारा ये टारगेट होना चाहिए, इतनी % अचीवमेंट होनी चाहिए। तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर था यूएसएसआर के अंदर। ठीक है, यूएसएसआर के अंदर पार्टिसिपेशन था सभी पीपल्स का अग्रेसिव एक्टिविटीज़ में। ठीक है, कि मतलब क्या होता था आमतौर पे अगर कोई गवर्नमेंट गलत करती थी, कुछ भी अगर गवर्नमेंट गलत करती थी तो वहाँ की जनता भी ना गवर्नमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट को बताती थी कि ये गलत है और इसको ऐसे किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं जैसे कि इंडिया के वे में, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, इंडिया के वे में अगर कोई भी प्रोजेक्ट लगाया जाता है ना कि हम एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिससे हम हाईवे बनाएंगे, रोड बनाएंगे, तो इन्वायरमेंटलिस्ट आ जाते हैं सामने, एक्टिविस्ट, और आके कहते हैं पर्यावरण खराब हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि अगर आप कोई भी डेवलपमेंट वर्क करोगे तो नेचर को हर्ट तो होगा ही होगा, मिनिमम होगा बट होगा। तो सबसे बेस्ट वे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, सिंपल सी बात है, जो भी रिसोर्सेज हम उसका बेस्ट वे में यूज़ करेंगे। तो इंडिया में प्रॉब्लम्स आती है कि एक्टिविस्ट ज़्यादा बोलते हैं, बट यूएसएसआर जैसी कंट्री में, अमेरिका जैसी कंट्री में यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो जिसकी वजह से यूएसएसआर की जो इकनॉमी थी वो काफ़ी अच्छी इकनॉमी थी। ठीक है, अच्छा, आगे देखते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारी पावर्स किसके हाथ में थी,
गवर्नमेंट के हाथ में थी। और जब गवर्नमेंट के हाथ में पावर होगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि हमें कैसे फंक्शंस करने हैं, किस तरह की चीज़ों को लेके आना है, ताकि हमारे गवर्नमेंट क्या कर सके, आम जनता का वेलफेयर कर सके, सोसाइटी में कल्याण कर सके। ठीक है, तो ये सारी अच्छी चीज़ें थी जो यूएसएसआर के अंदर देखी जा सकती थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि प्रॉब्लम क्या थी यूएसएसआर की। ठीक है, देखो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा नेशन नहीं हो सकता जिसके अंदर प्रॉब्लम्स ना हो। प्रॉब्लम सबके पास होती है, बस बात ये होती है कि हम उस प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करें, कैसे खत्म करें, जो यूएसएसआर के अंदर भी थी। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम क्या थी कि जो यूएसएसआर के अंदर ब्यूरोक्रेसी थी उसका काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस देखा जा सकता था जनरल पब्लिक पे। जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स आपने सुना होगा, जैसे इंडिया में आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर होते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स, यानी ब्यूरोक्रेट्स का मतलब सोसाइटी का वो पिलर जो सोसाइटी में हर तरह के वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा हमारे पॉलिटिशियन, अब आप ये थोड़ा ना बोलोगे सर कि मोदी जी इतने कैपेबल है कि वो डिमोनेटाइजेशन लेके आ जाएंगे, या मोदी जी इतने कैपेबल है कि उन्हें पता है कि कितने दिन का लॉकडाउन एक्सटेंड कर देना चाहिए। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं अच्छे खासे एडवाइस देने वाले। जैसे कि आपको पता होगा इस समय हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी है राजीव गुहा, ठीक है, जो इंडिया के सबसे बड़े आईएएस ऑफिसर हैं। तो ऐसे पर्सन होते हैं जो इन्हें एडवाइस देते हैं। तो ऐसे ही पर्सन कहाँ पे थे, यूएसएसआर की इकोनॉमी के अंदर। बट वहाँ पे डिफरेंस ये था कि वहाँ पे सारी पावर गवर्नमेंट के हाथ में थी, जिस वजह से जो ब्यूरोक्रेट्स थे ना वो एक तरह से डिक्टेटर का रोल प्ले करते थे, तानाशाह का। वो जो चाहते थे वो करते थे, और जिसकी वजह से आम जनता के जो राइट्स थे ना वो कर्व हो रहे थे, आम जनता के अधिकारों को छीना जा रहा था। उनके साथ एक तरह से आप कह सकते हो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। जब वो किसी वर्क के लिए जाते थे ब्यूरोक्रेट्स के पास, तो ब्यूरोक्रेट्स कोई भी बहाना करके उन्हें मना कर देते थे कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जनरल पब्लिक की जो लाइफ थी वो काफ़ी टिपिकल थी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड, नो डेमोक्रेसी। जैसे कि आपको पता है कि यूएसएसआर के अंदर एक तरह की आइडियोलॉजी थी, और वो आइडियोलॉजी क्या थी, कम्युनिज्म। और वहाँ पे जो पार्टी थी वो कम्युनिस्ट थी। जब एक पार्टी होगी तो लोगों को सुननी किसकी पड़ेगी, ऑब्वियसली उस पार्टी की सुननी पड़ेगी। बट इंडिया में क्या है, जैसे कि डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का सिंपल सा ही मतलब होता है, शुरू का जो वर्ड होता है DEMO, डेमो। डेमो का मतलब होता है पीपल, और क्रेसी का मतलब होता है रूल। ठीक है, अ रूल ऑफ अ पीपल कॉल्स अ डेमोक्रेसी। तो यूएसएसआर के अंदर तो ऐसा था ही नहीं। वहाँ पे डेमोक्रेसी की जगह क्या था, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो डिक्टेटरशिप थी। जो पहले वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, आपको पता है कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद जब वो आए थे तो वो भी अपने आप को एक तरह से डिक्टेटर के रूप में प्ले करते थे। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे वर्क करे, बट वर्क एज अ डिक्टेटर ही करे हैं उन्होंने। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है कि एब्सेंस लैंग्वेज एंड फ्रीडम। कि अब क्या था यहाँ पे ना लोगों को बोलने का अधिकार। देखो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि सोवियत संघ की विशेषता क्या थी, फीचर्स क्या थे, कि वहाँ पे लोगों को बोलने के अधिकार दिए गए थे। बट यहाँ पे बेसिकली वो जो बोलने के अधिकार थे उनको थे जो रिचेस्ट थे, जो ज़्यादा पैसे वाले थे। आम जनता जो थी ना, जनरल पब्लिक, उनको बोलने के अधिकार नहीं दिए गए थे उनके, बल्कि जो राइट्स थे उसे कर्व कर लिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। ठीक है, तो आम जनता को ना तो उनकी फ्रीडम मिली हुई थी, और जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट होती जा रही थी। ठीक है, अच्छा अब क्या फोर्थ पॉइंट क्या है कि द विजन ऑफ अ पार्टी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, जो पार्टी थी ना कम्युनिस्ट पार्टी, उसका सिंपल सा विजन था ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। यार एक बात तो, आप कितनी ग्रोथ कर लोगे और कहाँ तक करोगे ग्रोथ? क्या ग्रोथ का मतलब ये है कि आम जनता की लाइफ को खत्म कर दिया जाए हैं? कब ऑल द राइट्स ऑफ अ कॉमन सिटीजन ऑन जस्ट द नेम ऑफ अ डेवलप? क्या विकास के नाम पे सबों की जरूरतों को ही खत्म करते जा रहे हो? तो विकास किस काम का, वो डेवलपमेंट किस काम का? तो ये प्रॉब्लम यूएसएसआर में क्रिएट हो रही थी कि वहाँ की गवर्नमेंट डेवलपमेंट के नाम पे जनरल पब्लिक के नीड्स को कर्व करती जा रही थी, खत्म करती जा रही थी। ठीक है, अच्छा फिफ्थ पॉइंट क्या है, द नीड ऑफ एस्पिरेशन इग्नोर बाय द रशिया। अब देखो जो भी इनके एम्बिशंस थे यहाँ के लोगों के, उसे यहाँ की गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया था। देखो किसी भी देश के जो सिटीजन होते हैं उनके एम्बिशंस क्या होते हैं? अगर मैं पूछूँ आपके एम्बिशन, तो आपको कहोगे सर अच्छी एजुकेशन लेनी है, अच्छी जॉब लेनी है, नेशन के लिए अच्छा करना है। एक बात तो, आप अच्छी एजुकेशन कब लोगे? जब गवर्नमेंट आपको अच्छी एजुकेशन देगी। अच्छी जॉब कब मिलेगी? जब आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जॉब के लिए। बट यहाँ तो ऐसा था ही नहीं। यहाँ तो अपॉर्चुनिटी नाम की चीज़ उनके लिए रह गई थी जो खाली पैसे वाले थे। अगर अपॉर्चुनिटी पैसे वाले के लिए रह जाएगी तो जॉब्स, आपकी अच्छी एजुकेशन का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे हो रहा था? रशिया में। और क्यों हो रहा था? क्योंकि रशियन गवर्नमेंट जो थी वो इस टाइम तक इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि यहाँ पे जो पैसे वाले थे, ठीक है, जो रिच पीपल थे, उनका काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया था, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर। अच्छा, सिक्स पॉइंट क्या है, हाई कॉस्ट ऑन अ डिफेंस इक्विपमेंट एंड लेस ऑन अ टेक्नोलॉजी एंड द बेस स्ट्रक्चर।
अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा, अगर कोई भी नेशन है तो अपना डेवलपमेंट कैसे करेगा? सीधी सी बात है, अगर कोई भी XYZ नेशन है तो अपना डेवलपमेंट किस बेस पे कर सकता है? वो अपना डेवलपमेंट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड, हाईवे, स्कूल, है ना, बस स्टैंड, एयरपोर्ट। अगर ऐसी चीज़ें होंगी ना तो ही आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हो। बट USSR के अंदर क्या था, ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पैसा था, मनी थी, वो कहाँ पे लगा रहे थे? वो लगा रहे थे हथियारों में, ठीक है, वेपन्स पे। और सीधी सी बात है, आपको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, पर डिज़ायर्स और वांट्स बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम सारा पैसा हथियारों पे लगा देंगे तो आम जनता की ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे? तो हम आम जनता की तो ज़रूरतों को पूरा ही नहीं कर रहे थे, बल्कि हम क्या कर रहे थे? हम आम जनता की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर रहे थे। और उसकी जगह हम क्या कर रहे थे? उसकी जगह पे हम डिफेंस के अंदर पैसा खर्च कर रहे थे, इक्विपमेंट्स के ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे। बल्कि वो पैसा हमें टेक्नोलॉजी पे लगाना चाहिए था, R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाना चाहिए था, ताकि ज़्यादा जॉब जनरेट्स होती, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती, ज़्यादा लोगों की लाइफ अच्छी होती। ठीक है। अच्छा, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं ना इस चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.